बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, एक छोटा बच्चा जो शायद अपने माता और पिता का नाम ना जानता हो, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा तू हिंदू है या मुस्लिम, वो आपको जरूर बता देगा, लेकिन चाहे अपने पिता का नाम ना बता पाए। बीजेपी और अंबानी और अडानी की नजर में ये अन्नदाता नहीं बल्कि धनदाता है। देखिए, कोई सर्वे नहीं, कोई जनता से कोई पूछताछ नहीं, ये बिल्कुल हिटलर शाही तानाशाही शासन इस देश के अंदर चल रहा है। तो सरकार जब देश के किसान को मजबूरी में लाकर खड़ा कर देगी तो आपको और हमें जो दाम मिलेगा उस दाम पे फसल को लेना पड़ेगा। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁझे सर स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मोहित जी, अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग आपकी वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वायरल भी होती हैं खूब आपकी वीडियोस। काफ़ी वीडियोस में आप लोग बोलते हैं कि देश को जो बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बांटा गया था, मगर आज आप किसान मोर्चे में पहुंचे हैं। किसान मोर्चे ने इन सभी भाइयों को इकट्ठा कर दिया है। बिल्कुल, किसान भाइयों ने बिल्कुल इकट्ठा कर दिया है सभी लोगों को, क्योंकि मेरा मानना यह है कि देश के किसान जो लोगों का पेट भरता है, उसकी कोई जाति धर्म कोई कम्युनिटी नहीं होती, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म होता है कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। यही उसकी जाति और यही उसका धर्म होता है। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो रिलीजन और कास्ट को नहीं जानता, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, एक छोटा बच्चा जो शायद अपने माता और पिता का नाम ना जानता हो, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा तू हिंदू है या मुस्लिम, वो आपको जरूर बता देगा, लेकिन चाहे अपने पिता का नाम ना बता पाए। तो लोगों के मन के अंदर इस तरीके का जहर जो घोल दिया गया है, उस जहर को आप और हम जैसे भाई दोनों एक साथ मिलके ही खत्म कर सकते हैं। मतलब कास्टिज्म को प्रमोट कर रही है बीजेपी। बिल्कुल निश्चित तौर पे कर रही है। एक नेता का काम होता है देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के ऊपर काम करना, न कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के ऊपर चर्च के ऊपर काम करना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च पे काम करने के लिए हमारे पास मौलाना भी हैं, पंडित भी हैं, चर्च के लिए पादरी भी हैं और भी लोग हैं हमारे पास, वो बात करेंगे इनकी। आपका काम है देश के अंदर बेरोजगारी की ओर देखना, देश के अंदर अगर किसान परेशान है तो उसकी ओर देखना, लेकिन आप किसान की परेशानी तो जब सुनेंगे आप तो उसे उल्टा और परेशान करने में लगे हुए हैं। जब किसान सड़क पे आ जाएगा तो आप ये बात तो सोचिए कि आप खाएंगे क्या, ये भी तो आपको सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश का किसान, उसका घर भले ही छोटा हो लेकिन उसका दिल इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा उसका दिल होता है। देश के किसान चाहे बारिश में उसके घर की छत टपके, लेकिन देश का किसान हमेशा यूं कहता है कि हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे खेत में बारिश जरूर होनी चाहिए ताकि मेरे घर की छत टपके, वो देखी जाएगी, लेकिन मेरे देश के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। वो देश का किसान है जिसे आज सरकार परेशान करने में लगी हुई है। ये तो रहा एक इमोशनल पक्ष। अगर बात करें कि इमोशनली इंटेंशन है आपकी या फिर भारतवासियों की एक किसान के प्रति, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। अगर टेक्निकली पॉइंट में बात करूं, बिना सर्वे से भारत की जो पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने बोला अन्नदाता, आपकी और मेरी नजर में ये देश का किसान अन्नदाता है, जिससे अन्न हमें मिलता है। बीजेपी और अंबानी और अडानी की नजर में ये अन्नदाता नहीं बल्कि धनदाता है, जिससे सरकार धन की प्राप्ति करना चाहती है। देश के सभी सेक्टरों को बेचने और प्राइवेट करने के बाद, चाहे वो एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे फिर वो देश की अन्य कंपनियां हो, सबको बेचने, उनका प्राइवेटाइजेशन करने के बाद देश की सरकार अब देश के किसानों को उन्हीं के खेत में अंबानी और अडानी का मजदूर बनाना चाहती है, जो देश के किसान को हरगिज मंजूर नहीं है। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात कही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइवेटाइजेशन लेकर आते हैं, आज हम देखते हैं कि जो बहुत NRIs जो कंपनीज है लाइक BMW, ऑडी जो चल रही हैं, आज वो प्राइवेटाइजेशन की बदौलत है। मगर उस प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो सर्वे रहा था। यहाँ की बात करें, सर्वे नहीं किया जाता, इनकोडेशंस नहीं दी जाती, स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं वो मार्केट में ला दिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये देखिए सरकारी सेक्टर में भी कितनी धांधलियां होती हैं। सरकारी सेक्टर में धांधली होने के आप सोचिए कि जब सरकारी सेक्टर में इतनी धांधली होती हैं तो जब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो धांधली और बढ़ जाएगी। और एक बात मुझे आप बताइए, आपने प्राइवेट सेक्टर की बात करी, आप अगर गंगा जी से, जमुना जी से एक लोटा पानी ले लेते हैं तो कोई आपसे पैसे लेता है?
नहीं लेता ना। तो आप ये सोचिए, मुफ्त में मिलने वाला पानी, फ्री में मिलने वाला पानी जब आपको 1 लीटर 20 रुपए में मिलने लगे, तो आप सोचिए कि जब इनके हाथ में देश के किसान की फसल का दाम आ जाएगा, तो जो आलू 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलता है ना, यही आलू हमें 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो मिलेगा। और आपकी और मेरी दोनों की मजबूरी है कि हम उस आलू को खरीदें, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं। तो देश की सरकार, आप एक बात बताइए, जब जियो की सिम आई थी तो आपने देखा फ्री में रिचार्ज था, नो कॉस्ट, कोई 1 रुपया नहीं लग रहा था, इन्वेस्टमेंट थी वो। बिल्कुल। आप ये समझिए कि 1 साल जियो को फ्री देकर सभी लोगों ने, जो एयरटेल के उपभोक्ता थे, आइडिया के उपभोक्ता थे, MTNL के थे, BSNL के थे, जी टाटा के थे, वो सब ने जियो में पोर्ट करा लिया फ्री के लालच में आकर। अब उसके बाद क्या हुआ, देश के अंदर MTNL डूबी, BSNL डूबी, टाटा डूबी, ठीक है, और तमाम तरीके की कंपनियां जो हैं वो देश के अंदर डूब गई। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने जियो का रिचार्ज कर दिया 300 का। अब आप एक बात मुझे बताइए, अब अगर इस देश के अंदर और कोई बचा नहीं है उपभोक्ता, तो अगर जियो का रिचार्ज 300 क्या 3000 का भी होगा, तो आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? कराएंगे ना, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। तो सरकार जब देश के किसान को मजबूरी में लाकर खड़ा कर देगी, तो आपको और हमें जो दाम मिलेगा, उस दाम पे फसल को लेना पड़ेगा। मोहित मिश्रा, इस बात से कितनी सहमति रखते हैं आप कि हर किसी भी कानून को लागू करने के लिए एक सर्वे बोर्ड होता है? इसके अंदर कोरोना का टाइम जो चल रहा था, जो कोरोना महामारी का टाइम चल रहा था, तो एक बात करें, इन अ स्टेंस और इन अ मूवमेंट सरकार एक स्टेप लेती है, संसद अरेंज करती है, स्पीकिंग अप होती है और साथ के साथ कानून बाहर आ जाते हैं। देयर इज नो सर्वे फॉर दिस। देखिए, कोई सर्वे नहीं, कोई जनता से कोई पूछताछ नहीं, ये बिल्कुल हिटलर शाही, तानाशाही शासन इस देश के अंदर चल रहा है। देश के किसान से पहले और भी बिल ला दिए जाते हैं, कोई सर्वे के नाम की कोई चीज नहीं, सब कुछ खत्म, डेमोक्रेसी को बिल्कुल डेड कर दिया है इन लोगों ने। तो जब ये देश के लोगों से सर्वे नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, आप किसी बिल को कैसे लागू कर सकते हैं? ये तानाशाही ही है एक तरीके की, मतलब अपनी वोटों का, अपनी कुर्सियों का गलत फायदा उठाना इस देश की सरकार से सीखा जाए। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर प्रतिदिन मरने वाले किसानों की संख्या अगर आप देखें तो ये 8 है। अगर आप इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर दें तो ये संख्या 16 के पार पहुंच जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आपने कभी इस देश के अंदर किसी बिजनेसमैन को मरते हुए देखा है? किसी उद्योगपति को फांसी लगाते हुए देखा है? देखा है या सुना है कभी आपने? नहीं सुना ना। तो एक बात मुझे बताइए, देश का किसान फांसी क्यों लगाता है, वो मरता क्यों है? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब बैंक से देश का किसान 15,000 20,000 रुपए लेता है, तो उसके घर पे बैंक वाले आ जाते हैं, और वो बैंक को पैसा इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि बारिश अगर ज्यादा हो गई तो भी फसल खराब, और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब ही खराब। तो देश के किसान का हर तरफ से मरना है। तो देश का किसान जब बैंक वालों को लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर पाता, तो बैंक वाले उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण देश का किसान मजबूरी में आकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। लेकिन दूसरी ओर देश के बड़े बड़े उद्योगपति नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े इस देश का लाखों करोड़ों रुपए ले जाकर बैंकों को दिवालिया घोषित कर जाते हैं। उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आखिर क्यों नहीं निकलता? आप किसान 10 से 15,000 रुपए उसका उधार लिया हुआ आपको नजर आ जाता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए जो विदेश के में लेकर भाग गए वो आपको नजर नहीं आते। और मोदी जी कहते हैं नीरव मोदी आ रहा है, आ रहा है। क्या वो पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है? यहाँ पर कब तक पहुंचेगा, बताएंगे आप इसका सवाल का जवाब? भारत के अंदर कोरोना आ गया, GST चला गया, नोटबंदी चली गई, राम राज के नाम पर वोट की जो मांग होती है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट की मांग होती है, इससे सहमति रखते हैं? देखिए, आपने जो राम राज्य की बात करी ना, जो बीजेपी और आरएसएस के गुरु हैं सावरकर, उस सावरकर ने राम को लेकर क्या लिखा है, ये देश के लोगों को भी पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि जिस राम के नाम पर बीजेपी वोट कमाती है, जिस सीता के पति के नाम पर वोट लेती है, और वो काम करती है नीता के पति के लिए, देख लीजिए आप, ठीक है। और आपने कहा कि राम के लिए, तो सावरकर ने राम के लिए क्या लिखा है? सावरकर कहता है अपनी पुस्तक में कि राम एक पुरुष है, जबकि बीजेपी कहती है भगवान है। और असल में हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति के लिए भगवान श्री राम आस्था का प्रतीक है, और मेरे लिए भी आस्था का प्रतीक है। जिन राम के नाम पर बीजेपी और आरएसएस वाले वोट लेकर चले जाते हैं, असल में उसी भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा किया जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, जब 3 तलाक का मुद्दा ये संसद से पास करा सकते हैं, तो भगवान श्री राम का मुद्दा संसद से पास क्यों नहीं कराया? क्यों उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है? तो ना ये राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई ये माल राम नाम का। ये इनकी पुरानी आदत है, राम के नाम पर वोट लेकर और काम करना कौरव और कंस के लिए।
कईयों का कहना है कि ये कांग्रेस की बी पार्टी है, हमेशा बीजेपी को टारगेट करते हैं, कभी हमारी अच्छी बातें हैं जो बीजेपी की वो सामने नहीं रखते, ऐसा क्यों? देखिए, जो अच्छा कार्य आप करेंगे उसकी प्रशंसा भी होगी। हमारा काम विरोध करना ही नहीं है। और मैं तो देश की सरकार से दोनों हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप देश के अंदर ऐसे ऐसे काम करिए, देश के किसान को वापस उनके घर भेजने के बाद ऐसे ऐसे काम करिए कि आपको और हमें ना आपको पत्रकारिता करने का मौका मिले और ना मुझे बोलने का मौका मिले। मैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरे देश के अंदर कोई गलत काम ना हो। मोहित मिश्रा, लास्ट और आखिरी सवाल में पहुंचने वाला हूं। आपने देखा ये ऐसा आंदोलन है, जेपी आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन हुए। जेपी आंदोलन तो चलो हम लोगों ने नहीं देखा, सुना था। अन्ना आंदोलन से भी नए चेहरे निकल कर बाहर आते हैं। इस आंदोलन को टॉर्पिडो करने की कोशिश की जाती है, कभी खालिस्तानी का रूप दिया जाता है, कभी उग्रवादी का रूप दिया जाता है, कभी बॉम्ब्स आ गए हैं ऐसा रूप दिया जाता है। बहुत सारी बातें नेशनल मीडिया ने सामने ला के पिक्चर बनाने। देखिए, जो भी व्यक्ति देश के इन किसानों को आतंकवादी कहता है, टेररिस्ट कहता है, सबसे पहले देश की जो गवर्नमेंट है, देश की जो न्यायपालिका है, उनको इन नेताओं के खिलाफ या जो भी लोग इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कानूनन कार्रवाई करी जानी चाहिए। आप एक किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी भावना को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं? आप उसके लिए गलत शब्दों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? आप किस बेस पे और किस प्रूफ के आधार पर इस देश के किसानों को टेररिस्ट घोषित करने में लगे हुए हैं? और अगर देश के अंदर इतने सारे टेररिस्ट थे तो देश की सरकार क्या कर रही थी? और आपको कैसे पता ये टेररिस्ट हैं? और आपको कैसे पता चलता है कि बिहार में इतने आतंकवादी घुस जाएंगे? आपके संबंध है क्या टेररिस्टों से जो आपको पता है? तो सबसे पहले देश की जितनी भी देश की जो न्यायपालिका है, देश की जो पुलिस फोर्स है, देश की जो सीबीआई है, देश की जो रॉ एजेंसी है और जो देश की जो खुफिया एजेंसी है, उनको इनके खिलाफ कानून कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे नेताओं को रिमांड पर लेना चाहिए कि आपको कैसे पता कि ये व्यक्ति आतंकवादी है या नहीं है। आतंकवादी की बात पे बहुत गहरा एक आपने संदेश जो इस समय दिया है। पुलवामा अटैक की बात कर लें, पुलवामा अटैक होता है, हाला लाला हो जाती है इंडिया के अंदर। अभी तक ये समझ नहीं हो पा रहा कि हुआ क्या है अक्सर में। देखिए, मैं दो शब्द में ये दो लाइन कहना चाहूंगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। हमारे ही देश के अंदर रहने वाले जो खाते इस देश का है, रहते इस देश में है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। एक और सरहद पे खड़ा देश का जवान देश के खातिर गोली खाता है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाते हैं। एक और देश का जो सरहद पे जवान खड़ा है वो लोहा लेता है चाइना से और प्रधानमंत्री जी उसी के साथ में झूला झूलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के जवानों को मार रहा है, हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद कर रहा है, उनके साथ बैठना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। मोहित जी, अक्सर ये पंजाब ने पहल की है, जो मुद्दा है ये तो पूरे भारतवर्ग का बन चुका है, मगर पंजाब आगे लग के बाहर आया है। जो बाहर से लोग हैं आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, आपकी वीडियोस भी देखते हैं। तकरीबन यूके से 6 चैनल चलता है और वर्ल्ड वाइड के अंदर चलता है। उन लोगों का कहना है कि मोहित मिश्रा की आवाज़ को दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मोहित मिश्रा जैसे जो नौजवान हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए, ये बाहर वालों का कहना है। देखिए, ये बात तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं। मैं तो एकमात्र एक छोटा सा उदाहरण हूं, ठीक है। बहुत से हमारे देश के अंदर ऐसे युवा हैं और जिनसे मुझे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, मुझे क्या पूरे देश को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा, कि वो नौजवान जो सामने आ रहे हैं। आज देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी रिलीजन का मुद्दा नहीं है और हमारे ऊपर कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनका मैं शायद वर्णन भी नहीं कर सकता। और बहुत बार ऐसा हमारे साथ में किया गया है कि हमारी आवाज़ को जो है दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम डरते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं डरते, क्योंकि ना हम कोई चोरी कर रहे, ना हम डकैती कर रहे। अगर देश के किसानों के लिए आवाज उठाना गलत है तो हम ये गलती बार बार करेंगे, इसीलिए हमें सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसानों का ये संघर्ष, लास्ट सवाल रहेगा कि किसानों का ये संघर्ष बहुत लंबा होता जा रहा है। तकरीबन 15-20 दिन यहाँ हो गए हैं, 2 महीने से पंजाब हरियाणा से चल रहा था। अगर ये संघर्ष लंबा होता है तो मोहित मिश्रा साथ चलेगा इसमें? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चलेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा देश का किसान तो आप और हम भूखे मर जाएंगे। अगर किसान नहीं रहेगा तो सोचने वाली बात है, बिना किसी प्राकृतिक आपदा, बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के ये देश भूख से मर जाएगा। और भूख से मरने के बाद मैं आपको बता दूं, भूख ये नहीं देखती कि नेता को लग रही है या राजा को लग रही है या रंग को लग रही है। जब भूख मरी फैलेगी तो पूरे देश में फैलेगी। इसलिए मैं तो अपने देश के अन्नदाता के साथ हूं और देश के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनके साथ खड़े रहें और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित मिश्रा जी का। सिख चैनल तो सीधियां तस्वीरां सीगियां कुंडली बॉर्डर तो ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।